सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल नैब की जानिब से न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात शुरू करने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमा करवाई थी, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और वजह यह बताई गई कि जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए मुलजिम की हाजिरी जरूरी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत की है और वकील फारूक नाइक ने यह बताया है कि आसिफ जरदारी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी जानिब से दी गई है। अगर अदालत तलब करेगी तो आसिफ जरदारी इस हालत में भी पेश हो जाएंगे। फारूक एच नाइक के जवाब पर अदालत की जानिब से उनसे पूछा गया कि आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत कबल गिरफ्तारी कैसे दी जा सकती है। अगर ऐसा किया गया तो फिर यह केस बाकियों के लिए एक गलत रिवायत ना बन जाए। फारूक एच नाइक ने अदालती जवाब की तायद की और अदालत को बताया कि वो कल आसिफ जरदारी को एयर एम्बुलेंस या फिर फ्लाइट के जरिए अदालत में पेश कर देंगे और फिर इसके बाद अदालत ने आसिफ जरदारी की अदम मौजूदगी पर जमानत की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कल तक की मोहलत दे दी है। जबकि आसिफ जरदारी ने नैब के सवालनामे का जवाब भी जमा करवा दिया है और उस जवाब में यह कहा गया है कि मुबैना न्यूयॉर्क फ्लैट पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाए। इस तहरीरी जवाब में यह भी बताया गया है कि आसिफ जरदारी नैब और अदालतों का एहतराम करते हैं और पेश भी होते रहे हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं है, सिर्फ आसिफ अली जरदारी तक ये मामला महदूद नहीं है, बल्कि नून लीग के कई और रहनुमा, पीपल्स पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं पर इस वक्त नैब केसेस चल रहे हैं जो अदालतों में जाते भी हैं, पेशियाँ भी भुगतते हैं, फिर जमानतें भी उनको मिल जाती हैं। लेकिन अपोजिशन की जानिब से एक इल्ज़ाम ही लगाया जाता है कि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा है। क्या वाकई ऐसे ही है? फिर हुकूमत इसका किस तरह से जवाब देती है, जो कि हुकूमत ये बताती है कि नैब, FIA तमाम तहकीकाती इदारे इस वक्त आज़ाद हैं, गैर जानिबदार हैं और हुकूमत का उससे उनमें कोई मुद्दा नहीं है। इस हुकूमत के दौर में तमाम इदारे आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। असल सूरत हाल है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओवैस कादिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इन पर भी नैब केसेस चल रहे हैं और आज ही इन्हें गालबन कोई 1.5 माह के करीब ज़मानत मिल गई है और अब 48 दिन के बाद ये 24 अगस्त को अपनी अगली पेशी पर पेश होंगे। और ओवैस कादिर शाह साहब भी जो मौजूद हैं हमारे साथ, फिरदौस नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो फिरदौस साहब, ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं कि ये अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी क्या आपको लगता है हो रही है? पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, अपोजिशन जमातों के बहुत सारे रहनुमाओं के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और फिर वो चलते ही चले जा रहे हैं, जमानतें भी हो रही हैं, किसी मंतकी अंजाम तक भी नहीं पहुँच रहे और इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। सूरत हाल कैसे ये ठीक होगी? इस तासुर को, इस इल्ज़ाम को कैसे आप रद्द करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरअसल थोड़े से पीछे से शुरू होऊंगा। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई शख्स डिनाई नहीं कर सकता कि करप्शन है। इससे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करते हैं कि हमारा इंडेक्स कहाँ खड़ा है। इस करप्शन को अरेस्ट करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि लोगों को ये एहसास हो कि आपने कोई करप्ट प्रैक्टिस की तो आपको सज़ा ज़रूर मिले। इस चीज़ का अहाता करते हुए मुशर्रफ साहब ने एक कानून बनाया और उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई वो इस कानून को मानती रहीं और एक तरीक़ेकार के लिहाज से चलते रहे, लेकिन करप्शन कम नहीं हो रही। इसके माने वो इदारा अपनी जगह से उतना फाल नहीं है जितना होना चाहिए। मेरे न्याय से उस इदारे की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी ये है कि उसमें एक शिक है जो प्ली बार्गेन की इजाज़त देती है। मैं बहैसियत फिरदौस नकवी ये समझता हूँ कि ये शिक होनी नहीं चाहिए। जो शख्स करप्ट है उसकी जायदाद को जब्त करना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा जो है वो कैद के सिलसिले में हो सकती है, जुर्माने में भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसने 300 करोड़ रुपए कमाए, 50 करोड़ रुपए दिए और 250 करोड़ रुपए के मजे उड़ाए। ये सिलसिला निज़ाम गलत है। और फिर दोस्तों, तहकीकात के दौरान ही कभी तो तयन होना चाहिए ना, या अब सालों साल एक केस शुरू हो गया तो अब वो अगली नस्ल तक वो चला जाए, उसकी तहकीकात चलती रहे। सिर्फ 2 मिनट लूंगा और ख़त्म कर दूंगा बात। फिर आप ऐसा, इस बात पे भी मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी ऐसी शख्सियात हैं जो नामवर कहलाती हैं, उनके ऊपर नैब को इतना होमवर्क
करके उन्हें लेना चाहिए कि 90 दिन की रिमांड के अंदर उनकी अगर कोई ऐसी तहकीकात है जिसमें उनको फिजिकली उनकी जरूरत है तो उसके अंदर वो कर लें। ये जो कानून में 90 दिन की शिक है, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए, वो कोई भी जमात हो। और ये तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतने इतने अरसे रहे, उसके बाद केस भी नहीं शुरू किए गए बहुत सारी केसेस में। मैं वो भी गलत समझता हूँ। अब आई अक्रॉस द बोर्ड, देखिए FIA वर्क्स डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, लेकिन नैब इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं ये बात नजर आती है कि नैब न्याजी गठजोड़ जो कहते हैं, तो जिन अदालतों के ऊपर अभी आपने अपने बयानिए में कहा आसिफ अली जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों को इत्मीनान है कि अदालतें सही काम कर रही हैं, तो वो ये गठजोड़ जाके उन अदालतों में साबित करें। अगर वो नहीं साबित कर पाते तो फिर उनको ये मानना चाहिए कि ये गठजोड़ नहीं है। अब आई दूसरी बात कि नैब क्यों नहीं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कर रही। मैं समझता हूँ कि शायद केसेस की भरमार या बारी बारी आने की, जिसकी बारी आएगी, जो करप्ट है उसका एहतसाब होना लाजिम है। फिरदौस शमीम नकवी करप्ट है, उनका एहतसाब हो, जो करप्ट है, इससे कि ये मेरे मुल्क का मामला है। सही। मैं अपने मुल्क के इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। इससे कि अगर मैंने कोई भी एक्सचेकर, देखिए करप्शन की भी बहुत सारी नेचर है, मैं किसी ने टैक्स की चोरी की, वो भी मुजरिम है इस मुल्क का, किसी ने रिश्वत दी, वो भी मुजरिम है, लेकिन दोनों क्राइम एक जैसे नहीं है। तो रिश्वत लेने वाला हमारे माशरे में, दीन में तो कहा जाता है दोनों बराबर है, लेकिन अगर माशरे में पूछा जाए तो रिश्वत लेने वाले की सजा ज्यादा कड़ी लोग सजेस्ट करेंगे, देने वाले को कहेंगे ये तो मजबूरन देता, नहीं देता तो काम ही नहीं होता। तो ये सूरत हाल हर जगह है। तो जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में रहे और उन्हीं ने जो है अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए पैसे कमाए, उनकी सजा कहीं और ज्यादा होगी। और कोई प्राइवेट सेक्टर में रह के सिर्फ दौलत कमाने के शौक में उसने कोई करप्शन की, उसका मुआवजा उस तरह नहीं किया जा सकता। बाकी अब आप अवैध शाह साहब से फिर जो मेरी दूसरी, क्योंकि ज़ाहिर है अवैध साहब की भी अगली पेशी अभी ये 24 तारीख को होनी है, 1.5 महीने तो इन्हें रिलीफ मिल गया। लेकिन अवैध साहब जब भी किसी से, अगर किसी के पास जायज़ पैसा है और उससे उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर तो उसके पास वो मनी ट्रेल भी होनी चाहिए। जब उसको अदालत में बुलाया जाए, वो तो अपनी मनी ट्रेल दे के बेकसूर खुद को साबित कर सकता है। अब इस तरह जरदारी साहब के अमेरिका के फ्लैट की, मुबैना फ्लैट की बात हो रही है, उस पर उन्हें डिटेल जमा करने के लिए 1 माह का वक्त चाहिए। आपको लगता है ये इस तरह ये मुनासिब रवैया अदालतों में हम जाके हमारे सियासतदानों का होता है? जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उसके लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी को बताने के लिए वक्त चाहिए होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब, मैं आपके बिल्कुल इस सवाल का जवाब पूरा दूंगा, डिटेल में दूंगा, लेकिन मुझे फिरदौस भाई की बातें सुन के बड़ी हंसी आ रही है। और फिरदौस भाई जैसा समझदार आदमी, मुझे ये बिल्कुल हरगिज़ उम्मीद नहीं थी इनसे कि ये बता रहे हैं, मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, उसने कानून बनाया, फिर इस मुल्क में ये हुआ और अब ये नैब इस तरह इंडिपेंडेंट इदारा है। देखें, अगर नैब में कोई अमेंडमेंट्स आनी थी, उसको ठीक करना था या उसकी इस्लाहात करनी थी, तो 3 साल से आप फेडरल हुकूमत में बैठे हैं, आप कर सकते थे। बिला जवाज बगैर बताए आप किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, रीजंस ऑफ अरेस्ट में आप 10-15 शिके डाल देते हैं जिनका सर में पैर कुछ होता ही नहीं है। 2 साल आप एक बंदे को जेल में रखते हैं और इस वक्त तक आपका रेफरेंस, फाइनल रेफरेंस दायर नहीं होता। कहा जाता है कि इंटरम रेफरेंस दे रहे हैं, हालांकि नैब के कानून में इंटरम रेफरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड हैं। 2 कानून हैं इस मुल्क में, एक जो खान साहब को मानने वाले हैं उनके लिए, और एक जो दूसरे हक सच की बात करते हैं और जो हक सच को अयां करते हैं रोडों पे, और वो सब अपोजिशन ही है। अपोजिशन के लिए कानून और चेहरा दूसरा है। अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि आप अगर नैब की बात करते हैं तो फिरदौस साहब ये कह रहे हैं FIA कंप्लीटली हुकूमत के मातहत है। तो मेरा सवाल है कि अगर FIA कंप्लीटली हुकूमत के मातहत है तो जहांगीर तरीन के लिए FIA डिमांड कर रहा है कि हमें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ नैब में जो 2 साल से इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब के लॉयर, नैब के खुद प्रोसिक्यूटर्स खड़े होकर कहते हैं कि अब इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, हम फाइनल रेफरेंस जमा करने जा रहे हैं, फिर भी एक बंदे को अरेस्ट करके हमारे एक MPA को फिर भी जेल में भेजा जाता है। देखिए, 2 किस्म के कानून क्यों चल रहे हैं यहाँ पे, और मेरे मोतबर भाई यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं
कि हम इसको ठीक नहीं कर सके, पाकिस्तान के लिए ये होना चाहिए। देखिए, ये आए बाएं शाएं वाली बातें ना करें। आप ये बात करें कि आप लोग प्रॉपरली नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन को हिरास करने के लिए, आप नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना एक टूल बनाने के लिए। आप अगर बात करते हैं आसिफ अली खान जरदारी साहब की, तो अरबाब ये बट ह्यूमन है, एक बट नेचुरल चीज है कि आपकी अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, पुरानी ट्रेल्स हैं, तो जाहिर सी बात है 20-20, 15-15 साल पुरानी, 30-30 साल पुरानी प्रॉपर्टी फिरदौस साहब की भी होगी। बहुत सी चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत सी चीजें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात कि हम इंग्लैंड नहीं गए, हम अमेरिका नहीं गए, हम रिंग रोड स्कैंडल करके दुबई और वहां से चक्कर लगवा के किसी से फोन करवा के फिर मुल्क में वापस नहीं आए। हम यहीं पे हैं, कोर्ट को फेस कर रहे हैं, कोर्ट बुलाती है, कितने भी बीमार हो, एयर एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, कोर्ट में वैसा यहाँ हैं, कोर्ट्स को फेस कर रहे हैं, सियासत भी यहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट भी यहाँ हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज बाहर हैं। प्रॉपर्टीज बाहर क्यों हैं? देखिए, आपके पास जिस तरह बात की गई कि मनी ट्रेल है, मैं टैक्स पेयर हूं, आज आपने मुझसे बात की थी, मैं अपना बता रहा हूं, मैं 1990 से टैक्स पेयर हूं। क्या इमरान खान साहब 1990 से टैक्स पेयर हैं? कौन सा मेरा भाई है? चंद लोग होंगे पीटीआई में जो इतने बड़े टैक्स पेयर होंगे। मेरे पास पूरी मनी ट्रेल है, 1.5 साल से एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस भुगत रहा हूं और मुझे बार बार हियरिंग हो रही है, बार बार नैब वाले बुला रहे हैं, जा रहा हूं, सारी डॉक्यूमेंटेशन दे चुका हूं, अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई और सिर्फ तंग करने के लिए परेशान आपकी पेशियां तो आपकी सिंध हाई कोर्ट में हो रही है ना, इंसाफ तो आपको अदालत से मिलना है। नैब ने तो अपना केस वहां रजिस्टर कर दिया है। अगर अदालत को मिसगाइड किया जाएगा, मिसलेड किया जाएगा, बार बार अदालत में जाके ये कहा जाएगा कि हमें और इंक्वायरी के लिए टाइम चाहिए, हमें और टाइम चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमें तो उम्मीद अदालतों से ही है, हमें इंसाफ वहां से मिला है और हमें आइंदा भी वहीं से इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप जो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, तो देखिए उनके लॉयर गए, उन्होंने एक लॉ को अडॉप्ट करते हुए, जो एक लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, वो गए, कोर्ट ने कहा कि जरदारी साहब खुद आए, हालांकि उनकी हालत बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, पहले से बहुत खराब है, वो इस वक्त जियाउद्दीन में एडमिट हैं और वो अगर कल उनको एयर एम्बुलेंस पे जाना पड़ेगा तो वो जरूर जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, कोई एनआरओ नहीं मांगेंगे, या कोई खान साहब इस तरह नहीं होगा कि खान साहब नवाज शरीफ साहब को जहाज में बिठा के बाहर भेजने के बाद खुद काबीना को ब्रीफ कर रहे थे कि देखें जी ये हो गया तो वो हो गया, वो ब्रीफिंग अलग, और आज चीख रहे हैं कि नवाज शरीफ को बाहर से बुलाएंगे, ये कर लेंगे। देखें, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि फिरदौस साहब जैसे पढ़े लिखे समझदार आदमी से कि वो सच की बात करें यहाँ पे कि पंजाब के लिए कानून और सिंध के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, JUIF के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और जो PTI के लोग बैठे हुए जो मेगा मनी स्कैंडल्स में इस वक्त तक जिनके नाम लिए गए हैं, उनके लिए कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई तहकीकात नहीं होती, कोई अगर इंक्वायरी पिटीशन बनता है तो कोई रिपोर्ट नहीं आती, अगर रिपोर्ट आती है तो कोई उसका रिजल्ट नहीं आता। ये पिछले 3 साल में कितने स्कैंडल्स मैं आपको गिनवा सकता हूं। देखिए, इस तरीके से ये मुल्क नहीं चलेगा। अगर आपने अपोजिशन को सिर्फ अपने टूल्स के जरिए से खामोश कराना है तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। खामोश नहीं होगी अपोजिशन, आप कितने भी हरबे आजमा लें, हम लोग को जो कहना है हम वो बातें पूरे अवाम के सामने लाएंगे, हम अपनी बातें लोगों के सामने ले गए। लेट द पीपल डिसाइड। सही, चलें अब इस 3 साल में तब्दीली इस सिलसिले में क्या आई है? ये एक कानून हुकूमत के लिए, एक अपोजिशन के लिए आप कह रहे हैं, वाकई अलग अलग हैं इदारे, वाकई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे। फिरदौस साहब, एक सवाल ये है, फिर जाहिर है इन 3 सालों में अभी तक इस सिलसिले में आपने क्या इस्लाहात की, क्या इस्लाहात का आगाज़ हुआ? अगर मुकम्मल होना मुमकिन नहीं था वो, फिर कोई दौरानिए का तयन अभी तक नहीं तय हो सका। कम से कम जब एक केस शुरू हो तो नैब पर या किसी भी इदारे, तहकीकाती इदारे पर ये तो लागू कर दिया जाए कि ये आपका टाइम ड्यूरेशन है, इसमें आपने तहकीकात मुकम्मल करनी है, अदालत को इतने वक्त में फैसला सुनाना है, वरना तो ये फिर 2 साल से खुर्शीद शाह साहब आप देख लें, कई ऐसे केसेस हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, जो कई सालों से फिर उनको जमानतें मिल जाती हैं 1.5-2 साल बाद रेफरेंस दायर होने के। अच्छा जी, ये आपने कहा ना, पहली चीज़ तो मेरे ख्याल से अरबाब साहब अभी हमारे वैस भाई बड़े परेशान हैं, इससे कि मैंने जो बातें नहीं कही थी आपके उसमें ज़रा चल के दोबारा इनको भेज दीजिएगा, वो सुनाए। मैंने कहा FIA हुकूमत के अंदर है, ये कहते मैंने नहीं कहा, बट एनीवे मुझे इनसे ब्राउनी पॉइंट्स नहीं चाहिए। जो दरअसल लेट्स लुक एट इट दी अदर वे राउंड, कि ये केसेस इतने लंबे होते क्यों हैं? इन्हें क्यों नहीं डिमांड करते हमारा डे टू डे हियरिंग करे?
कि फैसला जल्द से जल्द हो जाए। हर दफा जब जाते हैं 2 महीने की तारीख मांगते हैं। फारूक नायक साहब ने पीएचडी की हुई है इस वाले केस में। इस मुल्क में आप तारीख तो देखें कैसी जबरदस्त तारीख है। मैं नवाज शरीफ के केसेस की बात नहीं करता इसलिए उनका डिफेंडर यहाँ मौजूद नहीं है। जरा सरे महल को समझा दें। लेकिन फिरदौस साहब, अगर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि अदालत फिर देखिए दे ही नहीं सकेगी ना तारीख। अरबाब साहब बात सुनिए, बड़ी सीधी सीधी बात है। फारूक नायक साहब की फीस जो है ना उसमें वो टैक्स जो तो लेते ही नहीं है फीस, वो तो ऑफिशियली 1 रुपए में भी शायद काम करते हो, बाकी प्राइवेट सेक्टर से जितनी फीसें लेते होंगे वो लेते होंगे, जिसका टैक्स का कोई पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता है, उन्होंने कमाल ये किया था कि 11 साल में जितने केसेस है किसी एक केस का फैसला नहीं आया नहीं दिया। कभी विटनेस गायब हो जाता था, कभी जज गायब हो जाता था, कभी खुद वो बीमार हो जाते थे, कभी प्रोसिक्यूशन का वकील गायब हो जाता था। आप एक 4 करोड़ रुपए के वकील के सामने एक 2 लाख रुपए का प्रोसिक्यूटर खड़ा कर दे, आपके ख्याल से इस मुल्क में इतनी ईमानत, दयानत और इतनी हिम्मत वाले कितने वकील हैं कि जो आसिफ अली जरदारी के सामने खड़े होंगे? ये वो इटली वाले माफिया का याद है कौन जज आया था? ये वो सूरत हाल है इस मुल्क में इस वक्त। कभी कोई मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा, और इतने ताकतवर मुजरिम। सवाल इनके ऊपर तो जो मेरी तो शिकायत नैब से, इनसे कोई है शिकायत, जब निजाम के अंदर ऐसी सूरत हाल ही ना हो कि करप्ट आदमी पकड़ा जा। फिरदौस साहब, एक आम से वकील को निजाम के जरिए मजबूत करने के लिए फिर इस हुकूमत ने क्या इस्लाहात की हैं? अभी तक कोई इस सिलसिले में आगाज हुआ इस निजाम को बदलने का? मैं आपको आ रहा हूं ना, बात सारी ये है कि जिस निजाम के अंदर करप्शन को वाले दौलत के कमाए हुए लोगों को अक्लमंद समझा जाता है, चालाक समझा जाता है, रईस मानती है, लोग उनके दर पे जाते हैं, वो ताकत के गहवारा बन जाते हैं, वो माशरा खराब हो चुका है। इस माशरे में इस्लाहात लाने के लिए बड़ी अंधक कोशिश करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन ने नैब के कानून की अमेंडमेंट पेश की गई है, अभी भी पड़ी हुई है असेंबली में, डिस्कस करने से इनकार कर दिया। ठीक है, जो सूरत हाल है वो इतनी शदीद तौर पे खराब हो चुकी है कि मैं तो खुद एतराफ कर रहा हूं ना इस बात का। मैंने आपके इन्हीं ने शायद वो हिस्सा नहीं सुना था प्रोग्राम का, जो मैंने कहा कि जब एक दफा इंक्वायरी का पीरियड हो, हाथ डालने से पहले पूरा केस मुकम्मल करो। बिल्कुल, और बिल्कुल हालत मजबूरी ऐसे ताकतवर लोगों को अंदर जेल में डालो, इससे कि वो इसी जेल का फायदा उठाते हुए अपनी डिफेंस लेते। आप ये देखिए इस मुल्क में वो जो केस था, वाजिद शमसुल हसन एम्बेसडर को ऑर्डर दिया जाता है कि कागजात ले आओ स्विट्जरलैंड से वापस, वो कागजात किधर है? गायब। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट कहता है खत लिखो, पार्टी का चीफ कहता है नहीं लिखोगे, उससे अपनी वजारत उसमें कुर्बान कर दी। अरे अगर कुछ छुपाने को नहीं था तो लिख देते ना खत। ये कैसा है? एक जगह लिखते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता, मेंटली नॉट एट पीस, और उसके 2 महीने 3 महीने बाद सदर पाकिस्तान बन जाते। ये तो खुद उनके बयान थे ना, मेरा कोई है। वो टैक्स अकाउंट के अंदर कितनी मुश्किल है, अगर आदमी के पास हर साल टैक्स रिटर्न हो, बाहर के मुल्कों की तो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू स्टेट ही नहीं की जा सकती। इसका तो जवाब देंगे ही नहीं कि इन लोगों की इतनी प्रॉपर्टीज बाहर बनाई क्यों इन्होंने। ये तो पाकिस्तान के नुमाइंदे तो सब कुछ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे साहब से पूछते हैं फिरदौस साहब, क्या गद्दारी है इस मुल्क? रोमीना खुर्शीद साहबा नून लीग की रहनुमा भी में ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं फिरदौस साहब कहता हूँ, उवैस कादिर शाह साहब, ये सवाल इब्तिदा मैंने भी किया था, फिर वो बात जरा आगे निकल गई। फिरदौस साहब भी ये कह रहे हैं कि जब सियासत पाकिस्तान में करते हैं, अवामी नुमाइंदगी पाकिस्तान में, वोट अवाम के लोगों से लेने हैं, हुक्मरानी इन पर करनी है, फिर ये प्रॉपर्टीज़, ये सरे महल, ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, ये जो न्यूयॉर्क का, ये अमेरिका का मेनहट्टन में एक अपार्टमेंट निकला है, ये सब बाहर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज बनाएं। प्रॉपर्टी बाहर थी। देखिए आप हौसला रखे ना, सुने फिरदौस भाई, मैंने आपका झूठ सूट सुन लिया, अब जरा हौसला रखे, सुने मेरी बात। खान साहब की प्रॉपर्टीज भी बाहर हैं, जहांगीर तरीन साहब के महलात भी बाहर हैं, अलीम खान साहब की जरदारी की बात करो यार। खान साहब की बात नहीं, आपको मैंने जरदारी पे चार्ज लगाए। अगर आप जरदारी को डिफेंड कर सकते हैं तो जरदारी का चार्ज दीजिए ना।
वही है कि आप कहते हैं फिरदौस तकी का भी मुंह काला, इसलिए ये बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मेरा मुंह काला, मुझे भी में ले जाओ। फिरदौस साहब जरा मौका दें, जरा ओवैस साहब अपनी बात कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर आप उन पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। रूमीना साहिबा ही बैठी हैं। ये जरदारी साहब की बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं। माफिया के आपके पास है शुगर माफिया, मेडिसिन माफिया, पेट्रोल माफिया, फ्लोर माफिया, बिल्डर माफिया, रिंग रोड का आपका स्कैंडल। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा स्कैंडल है रिंग रोड का। क्या करेंगे? नैब इन्वेस्टिगेट करेगा? नहीं करेगा। मैं फिरदौस साहब पूरी कौम को बता रहा हूं, ये बोल रहे हैं ना कि वैसा पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, अवाम की नुमाइंदा जमात आप अपने आप को कहते हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज बाहर क्यों है इतनी बड़ी बड़ी? जरदारी साहब, प्रॉपर्टी बाहर किसी ने ली भी है तो ट्रेल भी देंगे, सबूत भी देंगे, और यहीं पे रहेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, या किसी से सिफारिश करवा के हम नहीं कहेंगे खान साहब को कि वो हमें बाहर भेजे। वक्त इनका 2 साल के बाद आएगा। आज का ये प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड रखें, ये तो बाबा रहमते थे, बाबा रहमते की वजह से इनकी सारी। वैसे क्या कोई किसी से सिफारिश करवा के खान साहब को कहलवा कर भी मुल्क से बाहर गया है? देखें, नवाज शरीफ को किसने भेजा है? क्या मैंने तो नहीं भेजा। किसने कहा? पूछे ना इनसे, बैठे में सच बोलें, पूरी कौम को सुनाएं। इमरान खान साहब कैबिनेट को ब्रीफ कर रहे थे कि वाकई उनकी तबीयत खराब है, उनके प्लेटलेट काउंट बढ़े हुए हैं, उनको फिर वो शौकत खान का डॉक्टर गया। वो सब चले, इनसे फिरदौस साहब से पूछना, लेकिन उससे पहले जरा रूमीना साहिबा चूंकि यहाँ मौजूद है नुमाइंदगी के लिए नून लीग के, जरा उनसे पूछ लो। रूमीना साहिबा, किसने भेजा मियां साहब को बाहर, और फिर प्रॉपर्टीज बाहर, सियासत पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान में, पार्टी पाकिस्तान में, लेकिन प्रॉपर्टीज बाहर रखनी है सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने का, और मैं गुजारिश करूंगी अपने दोनों ऑनरेबल कुलीग से कि वो हौसले से रहें और हौसले से बात सुनें, क्योंकि जब आपके पास मेरे ख्याल में मौक़िफ़ कोई कुछ कहने को ठोस नहीं होता तो फिर हम शोर करते हैं। सो मुझे तो दोनों में किसी को ना तो प्रूफ कुछ करना है, बिकॉज जो मैंने मुझे पता है मैं वही बात करूंगी, और ना मुझे किसी से कोई लड़ाई करनी है ना झगड़ा। आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि इस तरह आपकी कोई लॉयल्टी जाहिर नहीं होती कि आप दूसरे को बोलने ना दें और शोर मचाएं। जहाँ तक बात है कि जी सिफारिशें कराने का, ना हमने कभी सिफारिश कराई थी। अगर हमने सिफारिशें कराई होती तो नैब को जितना PMLN भुगत रही है या अपोजिशन की अब बाकी जमातें भुगत रही हैं, मेरे नहीं ख्याल में कि इस तरह से कोई और भुगत रहा होगा। सिफारिशी कौन है, कौन कहाँ पे क्या है, वो नज़र आ रहा होता है। जिस तरह से हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, बुरे से बुरे हालात हम फेस करें, हमारी तमाम तर लीडरशिप ने जो है वो तमाम तर इश्यूज़ को जो है, केसेस को जो है फेस किया है। तो कौन सी सिफारिश की बात कर रहे हैं? और अगर ऐसी सिफारिश जो चीख चीख के कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, जबकि उनसे कोई NRO मांगता भी नहीं है। और बाकी रही बात कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो गए, वो जिस तरह से गए, जो अदालत का फैसला था, जो कैबिनेट का फैसला था, वो तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। और अगर इतने वो सिफारिश पे गए थे तो उस टाइम सभी को, क्योंकि कोई चीज़ कभी किसी से ढकी छुपी नहीं रहती, एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर। और आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां पर बिलखसूस तौर पर तमाम तर जमातें, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हर जमात का अपना एक नज़रिया है, नंगा करने में एक दूसरे को कोई वक्त नहीं लगाता। और ये चीज़ हम लोग तो बारहा कहते हैं कि वक्त किसी पर भी आता है, इंसान को सोच समझ कर जो है वो चलना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि मकाफात अमल भी है, कब किस पे क्या वक्त आ जाए वो बात। और दूसरी बात, वो कौन सा ऐसा कानून है जिसमें मैं ये किसी को डिफेंड नहीं कर रही कि उसको कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, करनी चाहिए। जिसने कहीं पे प्रॉपर्टी ली है, अगर आज हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में भी अपना पैसा लगाएं, वो बाहर भी अगर कुछ खरीदते हैं, तो क्या आप उनको कहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? सो इमरान खान साहब का और हमारा तो कोई मैच आपस में इसलिए भी नहीं बनता कि उन्होंने तो कभी कोई चीज अपने पल्ले से ली भी नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, लेकिन जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और उनकी अगर बाहर प्रॉपर्टीज हैं और उनसे फिर मनी ट्रेल का तकाजा किया जाए तो फिर वो पेश करने के पाबंद हैं। मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। वो चीज़ें जब मनी ट्रेल आती है तो वो अदालत जब जहाँ पे मांगती है या इलेक्शन कमीशन मांगता है, तो जो देने का, जिन्होंने देनी होती है वो डेफिनेटली देते हैं। जिसने अगर लिया होगा वो ज़रूर देगा भी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि अगर आपकी कहीं बाहर प्रॉपर्टी है तो आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। सो अगर आपने कोई चीज़ ली है तो आप उसकी डेफिनेटली ट्रेल भी देंगे। और मैं नहीं समझती कि आपका अगर पैसा है तो आप बाउंड है कि आप कहीं पे कोई चीज़ ले नहीं सकते। रोमिना साहब, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए उसको डिक्लेयर करना भी जरूरी है। उस प्रॉपर्टी को अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो फिर जाहिर है उस पर सवाल उठते हैं। एक छोटा सा, रुमीना साहब वापस आ रहा हूं आपकी तरफ, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रुमीना साहब से इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रुमीना खुर्शीद साहबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, उवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रुमीना साहब, ये जब आप कोई बाहर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आप यहाँ पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे होते हैं तो जाहिर है वो आपको अपने इलेक्शन लड़ते वक्त अपने कागजात नामजदगी में उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर भी करना पड़ता है। जब आप डिक्लेयर नहीं करते फिर वहाँ से सूरत हाल बिगड़नी शुरू होती है, फिर ये सवालात होते हैं, फिर मनी ट्रेल की बात आती है, फिर आपको वक्त चाहिए होता है, कभी कोई ख़त आ रहा होता है, कभी कोई और चीज़ आ रही होती है, फिर जब फैसले खिलाफ आते हैं तो फिर आप लोग एतराज़ भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, काश की चीज़ें आपको फैसल वाडवा के केस में भी ये नज़र आती हैं, काश ये चीज़ें बहुत सारे और तहरीके इंसाफ के लोगों में भी, लेकिन खैर कुछ लोग तो लाडले होते हैं। लेकिन बहरहाल उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें भी बदल जाती हैं। जहाँ तक बात है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी बात है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन के पेपर्स जो हैं उनके अंदर अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना होता है, और अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, वो चाहे फिर मैं हूँ चाहे वो फिर कोई भी हो, तो वो चीज़ जो गलत, किसी ने अगर कोई चीज़ नहीं उसको ब्रीफ किया, नहीं उसको डिक्लेयर किया, तो वो ज़ाहिर कानून तो सबके लिए एक है। तो इसमें मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को इतनी तड़पने की, इतनी परेशानी की और कोई ज़रूरत नहीं। जो काम करने वाले हैं वो गवर्नेंस इनसे ठीक से होती नहीं है, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें इदारों, जिन इदारों का काम है चेक एंड बैलेंस करने का, वो कर लेंगे। जब वो कह रहे हैं कि वो ट्रायल देंगे, अपना तमाम तर ट्रायल देंगे, तो डेफिनेटली वी शुड वेट एंड वॉच फॉर द राइट टाइम बिफोर देन कि आप उससे पहले ड्रम बीट करना शुरू करें। अब फिरदौस साहब देखें, ये फैसल वाडा साहब के लिए अलग कानून है, जहांगीर तरीन साहब के लिए अलग है, और अपोजिशन के लोगों के लिए अलग है। अब जहांगीर तरीन साहब को वज़ीर आज़म से उनका वफ़द मिला, बैरिस्टर अली ज़फ़र के सुपुर्द एक जिम्मेदारी की गई, मई के आखिर तक वो रिपोर्ट आनी थी। उस रिपोर्ट से मुताल्लिक चाहे में गोइयाँ हो रही हैं कि उनको क्लीन चिट दे दी है, अमली तौर पर नज़र भी ऐसा आ रहा है, वो रिपोर्ट कहीं गायब हो गई, पूरा जून गुजर गया, ये जुलाई गुजर रहा है, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो इसका मतलब तो ये समझा जाएगा ना कि जहांगीर तरीन को एक खुफिया तरीके से NRO दे दिया गया, उन्हें क्लियर कर दिया गया, बजट भी पास हो गया, और अपोजिशन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अजय देखिए, पहली चीज जो कुछ आपने सुना, 3 दफा मनी ट्रेल मांगी गई है 3 केसेस के अंदर, हुदैबिया पेपर में, हेलीकॉप्टर केस, पनामा केस। तीनों दफा क्या आया बता दे, मैं कतरी खत, ठीक है ना। और सूरत हाल है कि अगर मैं आसिफ जरदारी साहब की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, या उनके जहनी तवाजुन की बात करूंगा, या सरे महल की बात करूंगा, या उस हार की बात करूंगा, तो उवैस कादिर शाह साहब मेरे ऊपर इल्ज़ामात की ज़ाती बौछार करते हैं, जिसका ताल्लुक करप्शन से नहीं, ठीक है ना, वो मेरे अपने रवैये से। मैं आज आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर सबको कहता हूँ, मैं आज भी अपने इस स्टेटमेंट के पे कायम हूँ कि अगर मेरे शहर के अंदर, मेरे सूबे के अंदर कोई क्राइसिस होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा। मैंने जिस चीज़ की माफ़ी मांगी थी वो ये थी कि मैंने जो बात कह रहा था वो ये था कि मैं नदीम बाबर और उमर अय्यूब की इस वाली बात पे कि कराची में 2 साल के बाद गैस शॉर्टेज हो रही है, मैं ये शिकायत इमरान खान साहब से, इसलिए मैं समझता हूँ अगर किसी क्राइसिस में हुकूमत खामोश रहे तो ये भी अखलाकी करप्शन के जुमरे में आता है, नहीं आता, क्योंकि आपको एहतजाज करना पड़ा था। दूसरी चीज, इनसे पूछे ना मैंने इस्तीफा किसके एहतजाज में दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि सिंध असेंबली में ये स्टैंडिंग कमेटीज की मेंबरशिप नहीं देता। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अपोजिशन के किसी अरकान की मेंबरशिप नहीं है 3 साल से। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि ये हमारा कोई बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं लाते। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि लोकल बॉडीज का निज़ाम को ख़त्म हुए हुए 1 साल हो गया, इनके कान पे जू नहीं रोएंगे कि कोई अमेंडेड बिल लेके आए जिसके ज़रिए दोबारा इलेक्शन करा सके। इसलिए ये खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि 2013 का कानून सही नहीं है। मुर्तज़ा वहाब की, सईद गनी की, खुद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट से। तो मैं ये जो रवैया है, एक आदमी जो अपने नाम के साथ शाह लगाता है उसको सैयदों का पास रखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। लेकिन अब हम कहां से आ रहे हैं। फिरदौस साहब, अब क्योंकि जाहिर है जब आप इस्तीफे का ऐलान करते हैं, आवाम का वोट आपके साथ होता है, उससे आप मुंतखब होते हैं। अगली बार जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम आपको वोट कैसे देगी कि आपने तो बीच मंझधार में इस्तीफा दे दिया? जी देखिए, मैं आवाम के पास अपना केस खुद ही लेके जाऊंगा, आपको उसकी नहीं फिक्र। नहीं देगी आवाम वोट या पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं फिरदौस शमीम नकवी, मैं फिरदौस शमीम नकवी अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहेगा। मुझे अपने ज़मीर के साथ जिंदा रहना है। आवाम से वोट ज़रूर मांगता हूँ। मैं समझता हूँ मुझे आवाम को जवाब देने के लिए ये मैंने इस्तीफा दिया कि आवाम को ये बता सकूं कि जी देखो ये हशर कर रही है हुकूमत सिंध तुम्हारे नुमाइंदों के साथ। अब आए इनकी बात के ऊपर कि जी पहले
बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट इज ए इंटरनल पार्टी डॉक्यूमेंट। जो FIA इंक्वायरी कर रही है उसकी रिपोर्ट आएगी, जो SCCP इंक्वायरी कर रही है उसकी रिपोर्ट आएगी, जो FBR इंक्वायरी कर रही है सारे स्कैंडल्स के ऊपर वो इंक्वायरी आएगी। कोई एक की भी प्रोसीजरिंग में हमारी इंटरफेरेंस नहीं है। ये तो कहते थे जहांगीर तरीन वापस भी नहीं आएगा, जहांगीर तरीन वापस आ गया। वो इसहाक डार की तरह तो नहीं है, वो सलमान शहबाज की तरह तो नहीं है, वो हुसैन नवाज की तरह तो नहीं है, वो हसन नवाज की तरह तो नहीं है, वो मरियम नवाज की तरह जाली जो है कोलेबरी फंड बनाने वाले तो नहीं है। तो बात सारी है कि वो आएगी रिपोर्टें, जो उस रिपोर्ट के अंदर गिल्ट होगा कम से कम हमने मेमो वो रिपोर्ट्स कब आएंगी? ये स्कैंडल्स जो हैं ये गुज़िश्ता साल के हैं, ये 2 सालों के स्कैंडल्स हैं, ये 1.5 साल 2 साल गुजर चुके हैं। ये रिपोर्ट्स कब आएंगी? इन पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? इन पर केसेस कब चलेंगे? रहमान रिपोर्ट कब आई थी? आपने इस कौम के माजी में वो जो एयर मार्शल साहब का जहाज क्रैश हुआ था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई थी? फिरदौस साहब उन्हीं माजी की हुकूमतों के फुट स्टेप्स फॉलो करने आपको उन्हीं की डगर पे चलना है। नहीं, मैं तो ये डिफेंड कर ही नहीं रहा। आप ये बताइए शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट कितने दिन में आई थी जब इनिशिएट हुई? पेट्रोलियम की रिपोर्ट कितने दिन में आई है? क्या इससे तेज किसी और गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट निकाली है? किसी और ने निकाली है? चलें ठीक है, रुमीना साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर वैस साहब की तरफ जाता हूं। फिरदौस साहब पॉइंट आपका आगे जरा। जी रुमीना साहब जी हाँ कंप्लीट कर लें। चलें कंप्लीट, रुमीना साहब रुकिएगा, फिरदौस साहब कंप्लीट कर लें जरा। जी फिरदौस साहब क्विकली। रावलपिंडी जो रिंग रोड है बनने से पहले उसके अंदर बात आ गई और पब्लिक के सामने रख दी गई। बताइए मैं लाहौर मोटरवे की निकालूं सिंगल पार्टी बिडिंग, उसकी अलाइनमेंट, किस किस को फायदा हुआ, आज लिख के दे सकता हूँ। उसमें पूरी किताबें लिखी हुई हैं, दूर रेफरेंसेस उनके। कभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हमने इसका तो क्रेडिट दीजिए कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे। सही रुमीना साहब, कम से कम रिपोर्ट्स तो सामने आ रही है ना। ये आप लोग के अखबार में तो अभी उवैस साहब की तरफ जाके उनसे पूछूंगा, रिपोर्ट्स भी नहीं आती थी सामने, जिम्मेदारों को तो छोड़िए। मेरी बात सुने, हमारे अखबार में इनके पास पहली बात तो ये है कि इनके पास काम ही एक है, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना, तख्ती पे तख्ती लगाना, प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स, दूसरों के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स की तख्ती लगाना और उसका नाम लेना। ठीक है, इनके पास ये काम है। दूसरी बात, चले हम एक फॉर द टाइम आप मान लें कि जी हम तो हैं ही गलत, जबकि हमारे तमाम तर जो केसेस हैं वो अदालतों में हैं, चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, अदालतें जो सी हैं वो चीज़ें उनको जो भी होगा, हमारी स्क्रूटनीज भी हो रही हैं, सारी ऑपोजिशन जो है वो नैब के शिकंजे में भी आ रही है। चीज़ें हमारे लिए सब कुछ होता है, उनके लिए तो होता है। आप ज़रा मुझे ये बताएं, रिपोर्ट की बात करें, रिंग रोड वो जिसमें ये बातें करते हैं मोटरवे और उसकी, तो वो बनी उसकी जो अगर इस किस्म की चीज़ें थी तो लाए ना, जहाँ इतना कुछ मुकदमे चल रहे हैं उसको भी लेकर आए। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, BRT की बताएं और उन सारी चीज़ों को छोड़ें। वो जो दवाइयों का स्कैंडल था, ये तो नया पाकिस्तान है ना। हम तो सारे बकौल इनके कि बुरे लोग हैं, चोर हैं, चोर के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। ये जो आटा चोर, गंदम चोर, चीनी चोर और दवाइयाँ चोर, ठीक है, वो लोग जिन्होंने आटा रोटी तक छीन लिया लोगों से, ये बातें करते हैं रिपोर्ट्स की। आप मुझे बताएं, वो जिस वजीर के पास ये चार्ज था और उस वजीर को जो है उस रिपोर्ट आनी थी और रिपोर्ट के ऊपर बहुत कुछ होना था, उसका हल ये हुआ कि अवाम को पागल बनाया गया। इस नए पाकिस्तान में अवाम को पागल बनाया गया और उस वजीर को नई वजारत दे दी गई। शुगर माफिया की काम जिनकी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को फायदे पहुंचे, अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम आते हैं तो उनसे एक मिनिस्ट्री हटा के उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है। ये रिपोर्टों की बात करते हैं, ये उन रिपोर्टों की बात करते हैं जो हम लोग हर चीज को फेस कर रहे हैं, हम हर चीज का मुकाबला कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। फिर और इनके आप मुझे बताएं कि कितने लोग हैं गवर्नमेंट के जिनके ऊपर केसेस बने और वो केस आपको जो है वो नजर आते हैं। वो तो ये होता है कि उनको NRO मिल जाता है, उनको उससे बड़ी सीट मिल जाती है, यहाँ उनके लिए कानून ही बदल जाता है। सही, चलें फिरदौस साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। फिरदौस साहब रुकिएगा, उवैस साहब काफी देर से जरा इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको मौका देने दें मुझे, फिर आपकी तरफ आता हूं। फिरदौस साहब जी, फिरदौस जी चलें एक जुमला बोल दें बस। मैं फिर जी 30 सेकंड। आज के अखबार की कीमत है, 2 दिन से ये मामला चल रहा है कि 33 बिलियन रुपए का प्री बार्गेन हुई है, जिसके अंदर आसिफ जरदारी साहब ने भी प्री बार्गेन का कुछ ना कुछ रकम दी है। ये तमाम अखबारों में खबर है। ठीक है, और ये ट्वीट भी किया फवाद चौधरी साहब ने। तो ये अब वैसा ये अगर
कहीं कोई करप्शन किसी ने नहीं की या इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हो पा रहा, तो फिर ये प्ली बार्गेन्स क्यों हो रही हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ट्वीट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी जरदारी साहब से इतनी इतनी रिकवरी की है इदारों ने। देखें, ये तो मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले जो बात की, 3 मैंने फिरदौस साहब के लिए बातें की, अगर वो उनको बुरी लग गई हैं तो मैं इससे बिल्कुल माजरत ख्वाह नहीं हूँ, क्योंकि वो बात हकीकत है, ऑन रिकॉर्ड है, वो मूवीज़ मौजूद हैं, वो सारे सबूत मौजूद हैं। और अगर इनको ये बात करनी है कि शाह लगाता है अपनी, देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हूँ और मुझे अपनी सैयद होने पे किसी ऐसे बंदे के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने इज्जत दी है और वो ही आगे देगा। दूसरी बात आ जाते हैं कि सिल्व असेंबली की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो इनसे पूछें कि इनसे ज़्यादा नाअहल लोग कोई होंगे जो एक भी कट मोशन नहीं डाल सके बजट पे। दैट मीन्स इन्होंने बजट को अप्रूव किया कि बजट बिल्कुल ठीक पेश किया गया, अवामी बजट पेश किया गया। इन्होंने अपोजिशन ने जितनी तकरीरें करनी थी हमने इनको टाइम दिया। हुल हंगामा किसने किया? ये कराची की बात करते हैं। शाह साहब, आपने तो असेंबली के दरवाजे बंद कर दिए, इन लोगों को अंदर नहीं आने दिया, दरवाजे फलांग फलांग के अंदर आ रहे थे। वो फुटेजेस आ गई हैं। देखें, आप हौसला रखें, यही वजह है कि मैंने थोड़ी देर पहले जज्बात में बोला और वो मेरी बहन भी तब गई इस पे कि फालतू में नहीं बोलना चाहिए, आप अपनी बारी पे बोले। मैं आपकी बारी चुप करके झूठ आपका सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा। देखें अरबाब साहब, असेंबली में MPAs अलाउ हैं, कोविड की जितनी भी एडवाइजरीज हैं वो अप्लाई हो रही हैं, ज्यादा गैलरीज में भी लोगों को नहीं बैठे दिया जा रहा। 250 लोगों के लिए गेट बंद ही किया जाएगा, किसी भी ऑनरेबल MPA को नहीं रोका गया। अच्छा। ये बात कर रहे हैं, ये देखें तो, ये बात कर रहे हैं। MPAs के अलावा कुछ लोग ये लोग अंदर दाखिल कराना चाहते थे? ये ऑन रिकॉर्ड है, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं कि 250 से 300 लोगों का जत्था ये लोग अंदर लेके आ रहे थे। बताएं कि सिंध असेंबली के तकद्दुस को पामाल किसने किया? कौन मच्छी मार्केट बना रहा है सिंध असेंबली को? ये लोग तो बेचारे मर्सनरीज हैं, माफ कीजिएगा, इनसे तो करवाया जा रहा है। इनको तो खुद भी पता नहीं, इनको ये भी पता नहीं था कि ये लोग कभी जिंदगी में इलेक्टेड पॉलिटिशियंस बनेंगे और असेंबली में आके बैठेंगे। ये स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बहन की बात देखिए। मुझे वैसे वो प्ली बार्गेन, जरदारी साहब का जो प्ली बार्गेन था, जरा काइंडली उस पर आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये बात कर रहे हैं ना, ये बड़े काफी ऐसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली के बारे में बोल गए, ये बड़े काफी ऐसे जरदारी साहब के बारे में बोल गए। मुझे ये बता दें कि जो इनके इस वक्त वजीर बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा वजीर बचा है जिस पे करप्शन का स्कैंडल आया, उसको हटाया गया, फिर 2 महीने बाद दूसरी वजारत दी गई? खुसरो बख्तार का क्या बना? मौलवी महमूद का किस्सा कहाँ मुकाया आपने? कहाँ गया आमिर कियानी? कहाँ गया परवेज खट्टक? कहाँ गए आपके ये लोग जिन्होंने बड़े बड़े मेगा करप्शन केसेस किए हैं? वहाँ पे खामोश है, बिल्कुल बहुत खामोश है। मालम जबा स्कैंडल का क्या बना? बिलियन ट्री का क्या बना? कहाँ गए वो? क्यों नहीं बात कर रहे? चले मैं कराची में आ जाता हूँ। आपने डॉन पढ़ी होगी जी। एक फॉरेन फर्म ने ग्रीन लाइन पे कंप्लेन दायर कर दी है कि उनके नाम से गलत बिलिंग की गई है। वो ग्रीन लाइन BRT सर्विस जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट SIDCL उसको लुक आफ्टर कर रही है, वहां पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से, और ये तो चुप करके बैठे हुए हैं। और ये बात फिरदौस साहब इस पे जवाब देंगे, लेकिन वैसा ये जरदारी साहब ने प्ली बार्गेन की है या नहीं की? जैसे जरदारी साहब अगर कोई भी काम करते तो सबके सामने करते। फवाद चौधरी के ट्वीट पे और एक न्यूज़पेपर्स में अगर आ जाए, अरे फिरदौस भाई खामोश हो जाएं, फिर सुनेंगे कि इमरान खान को भी ये मिन्नतें करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा 2 साल है और आप भी यहीं रहेंगे। बातें तो बाद में खुलेंगी कि आप लोगों ने क्या किया। इस वक्त तो आपको नैब और FIA ने शेल्टर दिया हुआ है, वो बचा के बैठे हुए हैं सब लोगों को। हकीकतें तो आएंगी सामने बाद में। वो कुछ पूरे बाबा रहमत थे जिन्होंने आपकी चीजें कबूल कर ली, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस अभी तक बंद पड़ा हुआ है। चलें बस एक केस खुल गया फॉरेन। वह सब चलें, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बस फिरदौस साहब 10 सेकंड आप, फिर उमीना साहिबा 10 सेकंड, एक शॉर्ट कमेंट अगर आप करना चाहें, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। अरबाब साहब, ये आपके प्रोग्राम का सारे जितने थे किसी एक का जवाब नहीं दिया सिवाय पर्सनल मड स्लिंगिंग के। नहीं, उन्होंने बताया जरदारी साहब ने कोई प्री बार्गेन नहीं की है। मैंने कहा कोई प्री बार्गेन नहीं की। अगर करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड करेंगे। दोनों साहिबान जरा रुकिएगा, वक्त बिल्कुल चूंकि खत्म हो गया। रुमीना साहब, अगर आप कुछ आखिर में क्या ऐड करना चाह रही हैं? आपको लगता है कि जरदारी साहब ने प्री बार्गेन की होगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, बड़ी माजरत के साथ बहुत माजरत के साथ कहना चाहती हूँ कि दोनों ऑनरेबल मेंबर्स हैं, भाई भी हैं। बड़ी शर्म की बात यह है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खुदा रहा
ये चीज़ पॉलिटिकल उससे बदतर कह रही हूँ कि किसी को उसके स्टेटस पे जज ना करें, किसी की जातियात पे मत उतरें। अगर आपके पास कोई सबूत या बात हो तो बात करें। किसी को ये कहना कि तू शाह है, बहुत अच्छी बात आपने की खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। फिरदौस नकवी साहब, उवैस कादिर शाह, खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़े अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक लंबे अरसे बाद दुनिया जब संभलने लगी थी, दुनिया भर में कोरोना की सूरत-ए-हाल भी बेहतर हो रही थी, अमवात में कमी हो गई, बढ़ते हुए केसेस भी अब थमने लगे हैं, वैक्सीनेशन भी बड़ी पैमाने पर जारी है और हर चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन पर वापस आ गई है। वीरान होते खेल के मैदानों की रौनकें भी अब बहाल होने लगी हैं, लेकिन लगता है कि कोरोना इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं और इन रौनकों को मुकम्मल बहाल होने में भी थोड़ा वक्त शायद और लगेगा। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद T20 वर्ल्ड कप पहले ही भारत से UAE और ओमान मुंतकिल हो चुका। PSL किस तरह से 2 हिस्सों में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज से पहले 3 इंग्लिश खिलाड़ियों और 4 ऑफिशियल्स को कोरोना हो गया और इन 3 खिलाड़ियों में इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन भी शामिल हैं। इसके फौरी बाद पाकिस्तान से खेलने के लिए इंग्लैंड ने अपनी पूरी टीम को ही तब्दील कर दिया और ऐसा शायद क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी टीम सीरीज शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले तब्दील कर दी गई हो। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी और इसके लिए बेन स्टोक्स को अब इंग्लिश टीम की क़यादत सौंपी गई है। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये क्रिकेट सीरीज का आगाज़ 8 जुलाई से हो रहा है, जिसमें दोनों टीमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेंगी। अब PCB का भी इस पर आ चुका है। समीर हसन बर्नी साहब इस वक्त PCB के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी थोड़ी इस बारे में गुफ्तगू कर लेते हैं। समीर साहब, ये ज़ाहिर है जब से खबर आई तो लोगों के जहनों में ये था कि कहीं पाकिस्तानी टीम को वापस ना भेज दिया जाए, सीरीज तो कैंसिल नहीं हो रही, तो ऐसा तो कोई खदशा नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। नहीं, ऐसा कोई खदशा नहीं है और इनफैक्ट हमें कल रात ECB ने इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था और हमने इसको रात में भी असेस किया, सिचुएशन को देखा और जब उन्होंने हमें ये कमिट किया कि वो पूरी की पूरी स्क्वाड को चेंज कर रहे हैं इंक्लूडिंग दी सपोर्ट स्टाफ, जिससे कि हमारे प्लेयर्स को कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है, तो वी एग्रीड कि ये सीरीज ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेगी और उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद इसके अंदर कोई इस किस्म की वाकयात नहीं होंगे या कोई और मजीद पॉजिटिव नहीं होंगे जिसकी वजह से कोई मसला पेश आए। सही, तो समझ के इंग्लिश खिलाड़ियों ने कहीं कोई सिक्योर बबल को ब्रीच किया था? ये कैसे एकदम से 7 केसेस सामने है? क्या ECB ने कुछ शेयर किया आप लोगों से? नहीं, ये इंटरनल अगर उनको कुछ पता हो तो पता हो, बट उन्होंने एक्सटर्नली ना हमारे साथ शेयर किया है ना हमने उनसे पूछा है। बॉटम लाइन ये है कि उनके साथ लोग जिसमें प्लेयर और सब कोचिंग स्टाफ भी है वो शामिल है, तो उसको आगे लेके कैसे बढ़ना था वो ज़्यादा क्रिटिकल था। और जब उन्होंने ये हमें, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब उन्होंने ये कहा कि हम पूरा स्क्वाड अपना चेंज कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल था। हमारी टीम डाबी में थी कल तक, आज आफ्टरनून के अंदर वो कार्डिफ पहुंची है, डिफरेंट होटल के अंदर है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर है वो। बट ये मैं आपके तवज्जो से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम अपने प्लेयर्स और अपने जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए जितना हमें परेशान होना चाहिए उतना हम हैं। जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वो हम ले रहे हैं। ECB के साथ हमने बिल्कुल क्लियर ये बात की है कि हमारे प्लेयर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो पैरामाउंट है। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि जो प्रोटोकॉल्स उन्होंने इन प्लेस किए हुए उससे हमारे प्लेयर्स को कोई खतरा नहीं है। तो उस बेसिस के ऊपर हम ऑप्टिमिस्टिक है कि मजीद आगे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। और समीर साहब, टीम इस वक्त ज़ाहिर है जो मेंटली वो इस वक्त रिलैक्स हैं, कैप्टन से या मैनेजमेंट से, उनमें से किसी से आप लोगों की कोई बात हुई? ज़ाहिर है एकदम से उन्हें खबर मिली कि 7 कोविड पॉजिटिव केसेस इंग्लिश टीम में आ गए, तो अब डरबी से सफ़र भी करना था कार्डिफ तक, तो कोई परेशानी, कोई इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं इस वक्त फील कर रहे? नहीं, हम अपनी टीम मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल राब्ते के अंदर हैं, उनको हम अपडेटेड भी रखे हुए हैं और अगर उनके ऐसा उन्होंने कोई कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किए, बट उनके साथ ऑब्वियसली एक सीरीज से पहले ये चीज़ चेंज हो गई कि उन्होंने प्लान किया था एक सर्टन सेट ऑफ प्लेयर्स को, उनके हिसाब से वो प्रिपरेशंस कर रहे थे, उनको असेस कर रहे थे, उनके बारे में स्ट्रैटेजीज बना रहे थे। अब ऑब्वियसली पूरा सेट चेंज हो गया तो उनकी प्रिपरेशन उस हिसाब से अब उनको दोबारा करनी पड़ेंगी। तो क्रिकेटिंग चैलेंजेस तो यकीनी तौर पे उनको फेस होंगे, बट जो हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है उनके ऊपर इमीडिएटली उनके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि उनका वो क्रिकेट बोर्ड को ट्रस्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपके तवज्जो से एक और भी कहना चाहूँगा कि हमारी टीम मेरे ख्याल से वाहिद टीम है क्रिकेट प्लेइंग कंट्री के अंदर जो सारे के सारे वैक्सीनेटेड हैं। अगर आपको याद हो, हमने ये प्रोसेस मार्च में शुरू किया था और मई में ख़त्म हुआ था। ना सिर्फ मेन क्रिकेटर्स बल्कि विमेन क्रिकेटर्स भी हमारे जो है वैक्सीनेटेड है।
नेवरदलेस हमें जो अपने एहतियाती तदाबीर करने हैं, अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमने करने हैं। और ईसीबी के साथ हम कंटिन्यूसली राब्ते के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कल शाम में हुआ या आज सुबह, बट हम उनके साथ कंटिन्यूसली इंगेज कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो टीम मैनेजमेंट की भी ईसीबी के जो मेडिकल पैनल है उससे भी बात करवाई जा सकती है, ताकि उनके अगर कोई कंसर्न्स हैं या कोई चीज पूछना चाहते हैं तो क्वालिफाइड लोगों से वो बात करके अपनी तसल्ली तशफ़ी कर ले। तो हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे प्लेयर्स प्रोटेक्टेड रहे, हमारे प्लेयर्स अच्छे मेंटल स्टेट के अंदर है और अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। और समी साहब, थोड़ा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्साइटमेंट लेवल जरूर इस सीरीज में कम हुआ होगा, क्योंकि ज़ाहिर इंग्लैंड की जो टीम वो टॉप टीम कहलाती है वाइट बॉल क्रिकेट की। अब ये 18 नए खिलाड़ी, जिसमें 9 खिलाड़ी तो खेले भी नहीं है, 1-2 एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर बेन स्टोक्स और चंद एक मौजूद हैं। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिसअपॉइंटमेंट आपको कि इस सीरीज़ का वो लेवल शायद ना रह सके। पहले शायद इंग्लैंड की टीम फेवरेट और अब पाकिस्तान एकदम से अचानक फेवरेट हो गया इस सीरीज़ में। देखिए, ये तो अब जो प्रॉब्लम है ये इंग्लैंड की है और उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमारी टीम गई है और वो हर बेस्ट से बेस्ट टीम के साथ जो भी उनके सामने आएगी उसको डील करने के लिए वो तैयार है। अब ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट नेवरदलेस उनको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि वो बड़े मोटिवेटेड हैं, कीन है। इट डजंट मैटर कि कौन से 11 प्लेयर थर्सडे को कार्डिफ में उनके सामने आएंगे, वो हर मुमकिन तौर पे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे। दे कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल, तो उसी फिलॉसफी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। एंड लेट्स अस ऑल होप के वो जो कमिटमेंट या रिजॉल्व शो कर रहे हैं वो फील्ड के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो डिलीवर करते हैं। और समी साहब, टीम का कोई फिटनेस का भी इशू चल रहा है? हारिस सोहेल शायद पहले मैच से आउट हो गए, उनके अलावा जो बाकी पूरा स्क्वाड है वो मुकम्मल फिट है या कहीं और भी किसी के साथ फिटनेस इशूज हैं अभी? जो मुझे पता है थोड़ा बहुत वो ये कि हारिस सोहेल का कल MRI होना है, जिसके बाद हतमी तौर पे ये कहा जा सकेगा कि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। बट आज तक ऐसी कोई मेरे पास कंफर्म ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें उन्होंने उसको रूल आउट कर दिया हो। बट कल जब MRI होगी उसके बाद हतमी तौर पे टीम मैनेजमेंट ये फैसला कर सकेगी क्या हारिस सोहेल अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यस, उनके फिटनेस के इश्यूज जरूर हैं, बट कल MRI के बाद उनकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंजरी और या खेलने या ना खेलने के हवाले से फैसला होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर हुसैन बर्नी साहब, PCB के मीडिया हेड, हमारे साथ बता रहे थे कि इंग्लैंड में पाकिस्तानी टीम बायोसिक्योर बबल में मौजूद है इस वक्त और उसमें उन प्रोटोकॉल्स को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। और ज़ाहिर साइकोलॉजिकल इस वक्त एक प्रेशर ज़रूर है, लेकिन दूसरी तरफ चूँकि इंग्लैंड की अब एक नई टीम खेलेगी तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त इस सीरीज़ के लिए फेवरेट दिखाई दे रही है। इंग्लैंड की टीम के 3 प्लेयर्स और 4 ऑफिशियल्स इस वक्त कोविड पॉजिटिव की वजह से पूरी टीम को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और अब लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं, दोनों की जानिब से ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया कि ये सीरीज़ अपने वक्त पर ही शुरू होगी, ये सीरीज़ मुकम्मल होगी और उसमें बेहतरीन क्रिकेट भी देखने को मिलेगी। उम्मीद हम करते हैं कि दोनों सीरीज़ पाकिस्तानी टीम आसानी से जीते और कौम को एक और खुशखबरी दे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।